अगस्त 2024 से शुरू होकर आज दिसंबर 2025 हो गया। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने जो कुछ भी किया हो, वो चाहे तानाशाही का नया रूप हो, हिंदू अल्पसंख्यकों पर बर्बरता अत्याचार हो या फिर भारत को बार बार धमकाने की साजिश हो, ये सब एक खतरनाक चक्र बन चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि शुरू से क्या हुआ। ये सब अगस्त 2024 में शुरू होता है जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को धराशायी कर दिया था। हसीना को तानाशाह कहकर देश से भगा दिया गया और उसके जगह पे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम चीफ एडवाइजर बना के बैठा दिया गया। तो सही एक उम्मीद की किरण जगी थी, क्योंकि इसमें युवाओं की आवाज थी, लोकतंत्र की बहाली होने की मांग थी। लेकिन जल्द ही साफ हो गया था कि ये जो चेंज हुआ है ये कोई स्टेबिलिटी नहीं लाया था, बल्कि एक खालीपन पैदा कर गया था। सितंबर-अक्टूबर 2024 में इसने हसीना के क्रूर शासन की ट्रायल शुरू कर दी, लेकिन खुद पर लगे आरोपों को, जैसे मानवाधिकार उल्लंघन जैसे आरोपों को, वो दबाने लगा था। नवंबर तक अवामी लीग को बैन करने की कोशिश शुरू हो गई थी। दिसंबर 2024 से इस्लामिक ग्रुप्स का उभार देखने को मिला था और माइनॉरिटीज पर छोटे छोटे हमले शुरू हो गए थे। लेकिन असली तूफान 2025 में आया जब जनवरी-फरवरी में यूनुस ने रिफॉर्म की बात की, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे चुनावी तानाशाही का नाम दे दिया। मतलब लोकतंत्र को बचाने के बहाना लेकर लोगों का दमन करना था। मार्च अप्रैल तक हसीना ने जितनी संस्थाओं को बनाया था उसको बेकार बताते हुए पावर को कंसोलिडेट कर दिया गया। मई में यूनुस ने इंटरव्यूज में इस्लामिक उग्रवाद को रोकने का वादा किया, लेकिन जून 2025 में पहलगाम अटैक के बाद एंटी हिंदू भावनाएं भड़क उठी थी। जुलाई अगस्त में एक ऐतिहासिक चार्टर साइन हुआ जहां पार्टियां तानाशाह रोकने का वादा कर रही थी, लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही रह गया। सितंबर अक्टूबर तक इंटरनल रिपोर्ट्स आई कि यूनिस की टीम पावर वैक्यूम भरने के चक्कर में इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी है उसको ढील दे रखी है। और अब नवंबर दिसंबर 2025 में ये महीने खून से भसन गया है। 18-20 दिसंबर को 2024 के विद्रोह के एक प्रमुख स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी को गोली मार दिया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरे देश में कोहराम मच गया। हादी की मौत ने पॉलिटिकल अस्थिरता को भड़काया और इसके बाद राइट्स, आगजनी, हिंसा की लहर दौड़ पड़ी। ढाका के प्रमुख अखबारों के ऑफिस को आग लगा दिया गया, जो प्रेस फ्रीडम का एक काला अध्याय था। पुलिस सरकार ने इसे सच्चाई पर हमला बोला है, लेकिन कंट्रोल खोया खोया लग रहा है। 20 दिसंबर को एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की ढाका में मॉब लिंचिंग कर दी गई और उसको इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। ऊपर पैगंबर के अपमान करने का आरोप था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। केवल कट्टरपंथी द्वारा भारत को भड़काने के लिए इस हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया और दिखावे के लिए 7 मुस्लिम युवकों को कैद कर लिया गया। से ट्रिगर होकर पूरे देश में हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। चट्टोग्राम में इंडियन वीजा सेंटर पर पथराव किया गया। दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन पर जवाबी पथराव किया गया। 21-22 दिसंबर तक चट्टोग्राम हिल ट्रैक्स की माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे थे। त्रिपुरा के एक विधायक ने सुरक्षा की मांग कर दी थी और भारत के वाराणसी में यूनिस का पुतला जलाया गया था। हावड़ा में बांग्लादेशी झंडे जलाए गए। शेख हसीना ने एक साइल से कहा कि हिंसा वहां की आम बात बन गई है। अंतरिम सरकार या तो इनकार करती है या फिर बेबस दिख रही है। हसीना के पतन से पहले 1971 में मुक्ति वाहिनी के स्मारकों को तोड़ने से लेकर अब हादी की हत्या तक हर मोड़ में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पूरे सिलसिले में यूनिस की तानाशाही सबसे गहरी जड़ रही है, जो ढाका से लेकर चट्टोग्राम, मायने सिंह जैसे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फैली हुई है। अवामी लीग के समर्थकों पर, पत्रकारों पर और माइनॉरिटीज पर दमन के नए नए रूप उभर रहे हैं। जैसे 19 दिसंबर को मीडिया हाउसेस को जला दिया गया। ये बदले की राजनीति तो शुरू हो चुकी है, जहां हसीना के खिलाफ ट्रायल का बहाना लेकर खुद दमनकारी बन गए हैं। इस्लामिक ग्रुप जैसे जमाते इस्लामी को ढील देकर पावर वैक्यूम को भरा जा रहा है और वेस्टर्न बैंकिंग का फायदा उठाकर लोकल अराजकता को नजरअंदाज किया जा रहा है। तानाशाही अब खुद तबाही का प्रतीक बन गया है। जहां 2024 के प्रोटेस्ट से 1400 मौतें हुई थी, वो भी अब और बर्बर हो गई है। इसी चक्र में हिंदुओं पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़े हैं, जिसमें ढाका, मायने सिंह, लक्ष्मीपुर, चट्टोग्राम, हिल ट्रैक्स से लेकर पूरे देश में सिस्टमेटिक लिंचिंग और मंदिर तोड़ना, मॉब अटैक्स हो रहे हैं। हिंदू समुदाय जो अवामी लीग से जुड़े माने जाते थे, जैसे दीपू दास जो जिंदा जला दिया गया, या सरोद वादक जो इंडियन पहचान छिपाकर भारत भाग गए, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राइट्स वाले बस नजर बनाए हुए हैं और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है।
एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, धार्मिक उग्रवाद और सरकार के कमजोर पकड़ ने इसे और हवा दे दी है। यूनिस सरकार सिर्फ अलग थलग घटनाएं कह रही है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट कहती है कि यह ब्रूटल दमन का हिस्सा है। इस तरह से भारत को धमकियां, डिप्लोमेटिक चैनल, सड़क प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया पर आ रही है। भारत पर खास कर बॉर्डर स्टेट जैसे त्रिपुरा, असम और चिकन नेक पर इन्वेजन की चेतावनी जारी कर दी गई है। हादी के मौत के बाद इंडियन असेंबली पर अटैक जारी रहे। यूनिस की विदेश नीति का शिफ्ट हो गया है। हसीना एरा की भारत अनुकूल नीति को बदल दिया गया है और इंटरनल अराजकता को बाहरी दुश्मनों से भटकाने की कोशिश कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि भारत अराजकता देख रही है और वही तत्व है जिन्होंने हसीना को भगाया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एकजुट रहने की बात कही है। ये तीनों तानाशाही, अत्याचार और धमकियां एक ही चेन के हिस्से माने जा रहे हैं। तानाशाही अत्याचार को हवा दे रही है और वो भारत का निशाना बना रही है। उम्मीदें क्या थी, लेकिन क्या हो गई। डेमोक्रेसी के लोग उम्मीद कर रहे थे और लेकिन हकीकत में दमन वाली सरकार आ गई। अब सवाल यह है कि इससे कैसे निपटा जाए और भारत को आगे का क्या रास्ता अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, भारत का लक्ष्य साफ होना चाहिए कि हिंदू माइनॉरिटीज को सहारा देना और साउथ एशिया में स्थिरता लाना है। इसके लिए कई विकल्प है, जिसमें मौजूद डिप्लोमेसी से यूएन से सीधे बातचीत करना सही रहेगा या फिर यूएन और ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग में मुद्दा को उठाना। आर्थिक दबाव से ट्रेड प्रतिबंध या सहायता कटौती करना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश भारत पर 70% आयात के लिए निर्भर रहता है। बॉर्डर इलाके में सैन्य तैयारी को बढ़ाना होगा, खास करके चिकन नेक वाले इलाके में, और सॉफ्ट पावर से हिंदू समुदाय को मानवीय सहायता पहुंचाना होगा। बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी को लोकतंत्र समर्थित करना होगा। जोखिम हर कदम में है, लेकिन डिप्लोमेसी से तनाव कम हो सकते हैं। आर्थिक से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता हाइब्रिड है। पहले डिप्लोमेटिक चैनल से यूनिस को चेतावनी देना, माइनॉरिटी की सुरक्षा नहीं हुई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। साथ ही बॉर्डर सुरक्षा पर कड़ी नजर रखना होगा। नॉर्थ ईस्ट में अतिरिक्त रक्षा की व्यवस्था करना होगा और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने की कोशिश करना होगा। हिंदुओं के लिए रिफ्यूजी पॉलिसी की समीक्षा करके स्पेशल वीजा या आश्रय देने की समीक्षा करनी होगी। इंटरनेशनल फोरम में इसकी मुद्दा को उठाना जरूरी है, जैसे R2P डॉक्ट्रिन के तहत नरसंहार और जातीय सफाई को हाईलाइट करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप करने की मांग है। ये रास्ता भारत को मजबूत रखेगा, वो भी बिना युद्ध में धकेले। लेकिन आगे जोखिम बाकी है। अगर यूनिस कंट्रोल पूरी तरह खो देता है तो इस्लामिक जो कट्टरपंथी ग्रुप है और हिंसक हो जाएंगे, और जैसे दिसंबर में राइट्स हुए वो पूरी तरह से विस्तार हो जाएगा। बचाव के लिए भारत को इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, बांग्लादेशी एनजीओ को फंडित करना होगा जो लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आक्रमण में बदल रही है और चिकन नेक पर हमला हो रहे हैं। उससे पहले भारत को सैन्य अभ्यास चलाना चाहिए और क्वाड, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहिए। साउथ एशिया स्थिरता के लिए अमेरिका से संपर्क करना चाहिए। अगर भारत ज्यादा दखल दे तो बांग्लादेशी में एंटी इंडिया लहर कुछ शुरू हो जाएगी, जो 2026 में वेस्ट बंगाल चुनाव को प्रभावित करेगा। इसके बचाव के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी, सोशल मीडिया पर हिंदू सुरक्षा पर फोकस करना होगा, न कि इस पर राजनीति करना होगा। लंबे समय में यूनिस अगर सत्ता में बने रहते हैं तो चीन का प्रभाव वहां पे बढ़ेगा और इंडो पैसिफिक में संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे बचाव के लिए भारत बांग्लादेश को ट्रेड में बढ़ावा देना होगा, लेकिन शर्तों के साथ उसे व्यवसाय करना होगा। जैसे 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है, उस पर भारत को कड़ी नजर बनाए रखना होगा, ताकि निष्पक्ष प्रक्रिया से चुनाव हो सके और वहां फिर से लोकतंत्र स्थापित हो सके। दोस्तों, ये क्राइसिस हसीना के पतन से हादी की हत्या तक जटिल है, लेकिन ये हल योग है। भारत को स्मार्ट रणनीतिक कदम उठाने चाहिए, डिप्लोमेसी से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मजबूत बैकअप के साथ रहना चाहिए। ये न सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए होगा, बल्कि क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने में भी काम आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए।